नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हॉर्नों के प्लीज में आज बात होगी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ रहे जनसैलाब की, जिसकी वजह से सड़कों पर दुनिया का सबसे बड़ा जाम लग गया है। सियासी ढाबा में दिखाएंगे दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद क्यों संकट में आपकी पंजाब सरकार। तो सोशल अड्डा में करेंगे वैलेंटाइन वीक में एप्पल की तरफ से लॉन्च किए जा रहे किफायती आईफोन SE 4 पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया शो में देश के वायु वीरों का पराक्रम। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा दरभंगा में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सिक्कों से तौलने की भी है। महाकुंभ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और संगम किनारे मां गंगा की आरती भी की। पवित्र स्नान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने अक्षयवट और लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। महाकुंभ में स्नान ध्यान के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ से दो सगे भाई राम लक्ष्मण के स्वरूप में 550 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए प्रयागराज के लिए निकल पड़े हैं। अलीगढ़ से दोनों भाइयों की पदयात्रा 26 जनवरी को शुरू हुई थी, जो अब कौशाम्बी तक पहुंच चुकी है। इस दौरान रास्ते में जगह जगह लोग इन दोनों सगे भाइयों के राम लक्ष्मण के स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। ये आपके साथ में? हाँ, ये मेरे छोटे भाई लखन है। क्या नाम? अब तो हमारा नाम राम ही है और इनका नाम लखन है, जो भी है। बेंगलुरु के आसमान में वायुसेना के विमान हैरतअंगेज करतब दिखा रहे हैं। मौका है एरो इंडिया शो का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का शुभारंभ किया, जिसके बाद आसमान में वायुसेना के ताकतवर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और MI-17 हेलीकॉप्टर, जगुआर, सुखोई 30, MKI और तेजस समेत तमाम फाइटर जेट्स ने अपनी आसमान में शौर्य का प्रदर्शन किया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दरभंगा में अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। दरअसल दिलीप जायसवाल दरभंगा में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे, जहां उन्हें तराजू पर सिक्कों से तौला गया। इसमें 1 रुपए के करीब 25,000 सिक्के लगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें भेंट में गदा देकर सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। खिताबी जंग ओवैस मेमोरियल बागतोर और डास्सी के बीच खेला गया। खास बात है कि गुरेज घाटी में जमी बर्फ पर इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे देखने और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रयागराज महाकुंभ में सड़कों पर लगे भारी जाम से जुड़ी। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु माघी पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रयागराज आने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है, जिससे लोग कई घंटे तक गाड़ियों में बैठे रहने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरी है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की अपील पर गौर फरमाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। क्या आप लोग यहीं से लौट जाएं, आगे ना बढ़े। बाहर सुविधा होनी चाहिए। यहाँ तो है सुविधा, जो यहाँ से 100 किलोमीटर के दायरा है, इसमें जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। कोई पुलिस वाले भी नहीं है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करता। हम चाहते हैं कि पुलिस का कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। मतलब 50 किलोमीटर जाम था, 18 आवर वी वर स्टक इन जाम, और उसके बाद भी पैदल चल के जाना पड़ा हमें।
का भी बुरा है। क्या ट्रेन का हाल है? स्पेशल जो ट्रेन चलाई जा रही है वो 26 घंटे लेट चल रही है। ये महज कुछ श्रद्धालुओं की ही बात नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं का कमोबेश यही हाल है। महाकुंभ में शामिल होने आए श्रद्धालु रोड अरेस्ट हो गए हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। लोग अपनी ही गाड़ियों में कैद हो गए हैं और जो खाने पीने का सामान लेकर चले थे वो भी खत्म हो चुका है। गाड़ी चलाने वाले अब परेशान हो गए। ये सभी लोग कुंभ को लेकर घर से जो सोचकर निकले थे वो जाम के झाम में फंसकर भूल गए हैं। प्रयागराज में अचानक जो भीड़ बढ़ी है श्रद्धालुओं की, उसके हालात ये है कि जो 100 किलोमीटर का सफर है उसमें 18 घंटे लोगों को लग रहे हैं। यही नहीं, प्रयागराज पहुंचने के बाद जब 18 घंटे वो पहुंचते हैं, उसके बाद जब गाड़ी पार्क करते हैं तो वहां से संगम पहुंचने में 8 घंटे का समय लग रहा है। तो सोचिए कि हालात किस कदर है। हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद है इस समय, उनसे खुद पूछते हैं कि किस तरीके से वो आए हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह राठौड़, हम गुजरात से आए हुए हैं। चित्रकूट से यहाँ मलाइका चौक तक पहुँचने में 18 घंटे लगे हुए हैं। फिर यहाँ से हम ऑटो करके पैदल चल के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, अभी यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा है कुंभ के क्षेत्र में, लेकिन बाहर की जो सुविधा है वो नहीं है। वहाँ कोई पुलिस भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ। अच्छा, वहाँ सुविधा कम है। ओके, आप बताइए क्या नाम है आपका? रमीला पटेल। ये बताइए कि कहाँ से आप आई हैं, कितना जाम मिला है आपको? हम बड़ौदा से आए, फिर चित्रकूट आए। चित्रकूट से हमको 18 घंटा लगा। सुबह 4 बजे से निकले थे हम, रात को 10 बजे हनुमानगढ़ी पहुँचे। अच्छा, मनारा चौक। वहाँ से 18 घंटे लग गए 100 किलोमीटर में। उधर से 18 घंटे लग गए। और दूसरा यहाँ जब पहुँच गए प्रयागराज, जब गाड़ी पार्क की उसके बाद कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? उधर से तो थोड़ा चला, लेकिन 3-4 ऑटो वाले बदल के आए हम। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़े इस जन सैलाब से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। शहर की गलियां, सड़कें और हाईवे सभी जाम हैं। हालत ये है कि 300 किलोमीटर दूर कटनी में पुलिस को लाउड स्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं से कहना पड़ रहा है कि प्रयागराज अभी मत जाइए। बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में अब सिर्फ 2 ही स्नान बाकी हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 28 फरवरी को महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है, जबकि तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। जबकि प्रशासन उम्मीद कर रहा था कि अब सीमित संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से उमड़ी भीड़ ने सबको चौंका दिया। प्रयागराज शहर में आने के 7 रास्ते हैं, सभी पर भीषण जाम लगा है। जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फेल हो जा चुका है इस पूरे भीड़ को कंट्रोल करने में, क्योंकि 1 करोड़ पर डे के हिसाब से इनका अनुमान था कि लगभग अगर 43-45 दिन ये जो कुंभ चलेगा उसमें 43 से 45 करोड़ लोग आएंगे। और आप सोचिए कि अगर 43 करोड़ लोग आज के दिन में रिपोर्ट कर रहे हैं और वो भी माघ पूर्णिमा का जो स्नान है उससे पहले, तो ऐसे में प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल करें। और वो प्रयागराज में भीड़ को नहीं आने देना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने पूरी तरीके से जो राज्य की जो सीमाएं एक तरीके से कह सकते हैं और जो इस प्रयागराज की जो सीमाएं हैं वहां पर रोक लगा दी है। अब घंटों वहां पर लोग खड़े हुए हैं, घंटों परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ना ही उनके पास कोई ऐसा साधन है फूड का कि वो रास्ते में खा सके, ना ही उनके पास कोई व्हीकल ऐसा है कि जो आगे उनको ले जा सके, ना ही उनको कोई गाइड कर सके। परिस्थितियां यहाँ तक है कि लोग ऊब कर वापस तक चले जा रहे हैं यहाँ से कि अब कुंभ नहीं नहाएंगे। अचानक उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पुलिस ने शहर के अंदर जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। सिविल लाइन से संगम जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए हैं। हर जगह पर तैनात पुलिसकर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच झड़प की स्थिति बन जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ पर है कि बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और पुलिस लोगों को समझा भी रहे हैं कि एक जगह रुकिए नहीं, बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं। अब तस्वीरें पहले आपको भीड़ की यहाँ से दिखाता हूँ। आप बैरिकेड्स को देखिए, यहाँ पर ये तमाम बैरिकेड्स हैं और उसके इस पार जो है, इसके इस पार जो भीड़ है, आप केवल देखिए कि बैग्स को लिए
लिए हुए हैं और बढ़े जा रहे हैं अपने रास्ते की ओर, संगम की ओर। इनका यहाँ आने का उद्देश्य ही यही है कि ये आस्था की वो डुबकी लगा सकें। तस्वीरें दिखाते रहिए कि किस तरीके से सामने देख सकते हैं, यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो 4 किलोमीटर है, जो प्रयागराज जंक्शन है वो 8 किलोमीटर है। लेकिन ये जो भीड़ है, ये देखिए जो दुपट्टा है वो लिए हुए तमाम परिवार आपको यहाँ दिखेंगे, जो दुपट्टा लिए हुए हैं और दुपट्टा लेकर जा रहे हैं जिससे कि वो महाकुंभ के मेले में खोए ना। आप लोग यहीं से लौट जाएं, आगे ना बढ़े, आगे जाने की स्थिति में नहीं है आप लोग, ज्यादा और परेशानी होगी। हालांकि हर रूट से आने वाली गाड़ियों के लिए प्रशासन ने पार्किंग तय की है। जैसे कोई अगर लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या के रास्ते प्रयागराज आता है तो उसे संगम से करीब 20 किलोमीटर पहले मलाका एरिया में रोका जाता है। यहाँ बेला, कछार, चंपतपुर, घाटमपुर और आदमपुर में रोका जाता है। वहीं जो गाड़ियां प्रतापगढ़ और अयोध्या के रास्ते आ रही हैं, उन्हें शिवगढ़ और भावापुर में ही रोकने की कोशिश की जा रही है। जौनपुर की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं, उन्हें गारापुर, हरिनाथ धाम, कमलेश डिग्री कॉलेज और ग्रीनलैंड के पास रोका जाना है। लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब रीवा और कानपुर की तरफ से आने वाले लोगों की है। रीवा की तरफ गौहनिया तक जाम लगा हुआ है। कानपुर से आने वाली गाड़ियों को नेहरू पार्क में पार्क करवाया जाता है, लेकिन पिछले 2 दिन से पूरा मैदान भरा हुआ है। पहले यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती थी, तब उन्हें शटल बस और पब्लिक वाहन मिल जाते थे, लेकिन अब यहाँ से लोगों को 15 किलोमीटर दूर संगम तक पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं जिन लोगों ने वाराणसी के जरिए प्रयागराज संगम का रास्ता पकड़ा, वो भी बुरी तरह से प्रभावित है। माघी पूर्णिमा को अभी 2 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। एक और प्रयागराज आने वाले जितने भी आसपास के जिले या राज्य हैं, वहां की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है, तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें, जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है, कब नहीं आना है और कब परिवार के साथ यहाँ आना अवॉइड करना है। ये जो तस्वीरें हम आपको टॉप व्यू से दिखा रहे हैं, उससे आप केवल अंदाजा लगाइए कि ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है भक्तों का संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर ये है कि ये जो भव्यतम नजारा आपको हम दिखा रहे हैं, और इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से भारी भारी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इनका कोई काउंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, बस एक आंकड़ा आता है शाम तक जिसमें बताया जाता है कि इतने लाख, इतने करोड़ लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई। फिलहाल मेले में अभी भी वीआईपी कल्चर जारी है। बड़ी संख्या में गाड़ियां हर दिन सायरन बजाती हुई शहर और फिर मेले में प्रवेश कर रही हैं, जिससे पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के मन में से लेकर नाराजगी है। जाहिर है माघी पूर्णिमा में आस्था की डुबकी लगाने वाले लाखों की तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं से अपील है कि निजी वाहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और अगर निजी वाहन से आते हैं तो शहर के बाहर ही गाड़ी पार्क करें। ऐसे में जरूरी है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की अपील पर गौर फरमाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुलाई पंजाब के आप विधायकों की बैठक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। पीएम ने छात्रों से परीक्षा और उससे जुड़े तनाव को लेकर बातचीत की और बच्चों को तनाव मुक्त रहने के टिप्स भी दिए। उन्होंने बच्चों से अपने मन की बात माता पिता से खुलकर कहने को कहा। पीएम के साथ साथ सदगुरु, दीपिका और मैरीकॉम समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने भी छात्रों से अपने अनुभव साझा किए। और आपने 90 और आप देख लीजिए, अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगे।
आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी आप विधायकों को बैठक के लिए कल सुबह 11 बजे दिल्ली बुलाया है। लिहाजा पंजाब सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग स्थगित कर दी गई। दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों से खबर है कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी किसी महिला विधायक को मुख्यमंत्री की कमान दे सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बना सकती है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जनसमुद्र उमड़ पड़ा है। शहर के सभी 7 एंट्री पॉइंट पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है और इस भीषण ट्रैफिक में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है, ऐसे में यहां स्नान दान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ममता कुलकर्णी ने आज किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर पद छोड़ने की बात कही और कहा कि मैं बचपन से ही साध्वी रही हूं और आगे भी रहूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पद मुझे सम्मान के रूप में दिया गया था, लेकिन विवाद की वजह से मैं इसे छोड़ रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब महाचंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक उसके संपर्क में हैं, लिहाजा भगवंत मान सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है और कह रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस पंजाब में उलटफेर के मुगालते ना पाल रहे। वहीं पंजाब में उलटफेर की खबरों के बीच अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में भगवंत मान कैबिनेट के सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई है। सियासत के खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है, पर कभी कभी तीसरा भी होता है जो हारकर भी जीत जाता है। कांग्रेस तीसरे वाली कैटेगरी में है। पूरी पार्टी शून्य पर सिमट गई, फिर भी खुशी है कि असली बाजीगर तो वे ही हैं। कांग्रेस के खुश होने की वजह भी है। दिल्ली में 14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को मिले वोट हार जीत के अंतर से ज्यादा हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता गई तो साइड इफेक्ट दिखने लगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के भीतर खलबली शुरू हो गई है। कहीं पंजाब में पार्टी न टूट जाए, इसलिए केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। पंजाब की चूंकि बैठक हो रही है, तो क्या लग रहा है कि चुनौती अब पंजाब में भी खड़ी होगी आम आदमी पार्टी के लिए? अब कल बैठक में तय होगा क्या करते हैं, क्या करना है। मेरा आखिरी सवाल, इंडिया ब्लॉक अब रहेगा, आम आदमी पार्टी की भूमिका अब इंडिया ब्लॉक में क्या होगी? आप उसका हिस्सा होंगे या उससे अलग होंगे? अब इसके बारे में पार्टी का जो नेतृत्व है वही तय करेगा। अभी तक कोई फैसला नहीं? अभी तक कोई। कांग्रेस का दावा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि भगवंत मान को हटाकर केजरीवाल खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी के अंदर कंफ्यूजन बढ़ा रही है। ये केजरीवाल ने तो ये जो भगवंत मान है इसको तो दारा शिकोह की तरह लाल किले में बंद करके रखा हुआ है। ये मखौटा है, ये कोई चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं जी। इसका खुद का जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था विपुल कुमार, वो वहां राज कर रहा है और हर रोज उगराई हो रही है पैसे, हजारों करोड़ रुपए शराब में से, माइनिंग में से। अमृतसर के मेयर ने पिछले दिन ही अपना एक होटल बेचा वहां छोटा सा 9 करोड़ का, और उसमें से एक मोटी रकम सीधी दिल्ली आई। जलंधर में भी यही हुआ, हर मेयरशिप बेची गई। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने तो दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं।
हालांकि पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ हैं। ये बाजवा बोलता है, बाजवा छोड़ना चाहता होगा कांग्रेस। अभी पता चला था बाजवा इस इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में अमित शाह को मिला है। बाजवा को गेम कर रहा होगा अपनी चीफ मिनिस्ट्री बनने के लिए। हम तो कोई गेम नहीं कर रहे, हम तो सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अरविंद जी की अगुवाई में पंजाब में काम करेंगे, पंजाब में 27 में दोबारा सरकार बनाएंगे। भगवंत मान की सरकार को कह रहा है कि अपना जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा करें। भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका पंजाब में निभा रही है और हम जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इनके वादे नहीं पूरे हुए तो आंदोलन भी चलाएगी। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने खुलकर कहा कि भगवंत मान तो मुखौटा मुख्यमंत्री हैं। समझाना चाह रहे थे कि उनकी छुट्टी तो कभी भी हो सकती है। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने आप की मीटिंग को एक नया ट्विस्ट दिया। कहा कि केजरीवाल को अपने विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाने के बजाय खुद पंजाब आना चाहिए था। इससे कर्ज में डूबे पंजाब का पैसा बच जाता। भगवंत मान तो पहले मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो पहले ही कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री है और जो सिर्फ जिसका मखौटा पंजाब के सामने है, लेकिन पीछे से कंट्रोल तो दिल्ली का ही है। उनके अभी तो मेरे ख्याल 95-96 एमएलए हो गए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें किसी में भी इतना दम है कि इनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए। चाहिए तो ये था कि अब वो खुद इधर आ जाते। इतने लोगों को, सारे हमारे मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, रिसोर्सेज तो फिर स्टेट की लग रही है, तो बैठेंगे भी उधर, हमारे ही गेस्ट हाउसेज में होनी है, खर्चा फिर हमारे ही है। तो ये पंजाब को काफी चूस लिया। अब पंजाब का खेड़ा छोड़े, तो पंजाब वालों को भी चाहिए कि अब वो अपने स्टेट की तरफ मुड़े। अब केजरीवाल तो चाहेगा कि सारा जो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अब जिनको शीश महलों में रहने की आदत पड़ गई, वो अब कहीं क्वार्टर में जाके तो रह नहीं सकते। गाड़ियों से सरकारी आज एक केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि भगवंत मान अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। ऐसी ही बात कांग्रेस ने भी की, पर चेतावनी के साथ कि केजरीवाल सीएम बनने की सोचे भी ना, क्योंकि पंजाब को बाहरी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं। जहां ताकत होती है वहां मिसयूज आम आदमी पार्टी करती है। आज का नहीं, ये तकलीफ इसलिए है जब मैंने ये बात मीडिया के सामने रखी, इलेक्शन कमीशन के सामने रखी, भी पंजाब का लूटा हुआ पैसा जो हजारों करोड़ रुपया यहाँ बांटा गया है, जब बांटने की तैयारी हो रही है, कपूरथला हाउस में वो पैसा है, तो बट ऑब्वियस है भी जब वो पैसा वहां से छुपाना पड़ा, वहां से वो कैंडिडेटों तक पहुंच नहीं सका, फिर गुस्सा तो स्वाभाविक है। मैंने पहले कहा कि पंजाब इज नॉट जस्ट अनदर स्टेट, इट इज एन इमोशन। पंजाब इज नॉट दिल्ली। पंजाब तो फुल ब्लोन स्टेट है, इसका अपना हिस्ट्री है, कल्चर है, एक हेरिटेज है। तो पंजाब कभी बाहर से किसी आदमी को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कभी नहीं कर सकता। ये आपको मैं पत्थर के लकीर वाली बात था। अगर ये दुस्साहस करेंगे तो पंजाब की आम आदमी पार्टी भी और पंजाब के लोग भी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी की दिक्कत ये है कि इस पार्टी का सबसे बड़े चेहरे के पास अब कोई पद नहीं है। न वो विधायक हैं, न मुख्यमंत्री, न ही सांसद। अब वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पार्टी का जन्म हुआ, जहां की सियासत से पहचान मिली, वहीं केजरीवाल के साथ साथ ज्यादातर बड़े चेहरों को हार मिली। जाहिर है इससे आम आदमी पार्टी के आत्मविश्वास पर गहरा आघात लगा है, जिसे वापस पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक लुढ़क कर 77,312 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 178 अंक फिसला, ये गिरकर 23,382 पर आ गया।
सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 2,430 रुपए उछला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 88,500 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 1,000 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 97,500 रुपए हो गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 45 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 50 पैसे हो गई। इलेक्ट्रिक एसयूवी बनाने वाली चीनी कंपनी BYD जल्दी ही अपनी नई एसयूवी C-Loan 7 को भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी इसे 17 फरवरी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। इससे पहले इसे 17 जनवरी को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था। उसके बाद 18 जनवरी से यहां इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई। में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईफोन से जुड़ी एक बड़ी खबर की। एप्पल कंपनी वैलेंटाइन वीक में ही अपना सबसे सस्ता आईफोन SE 4 लॉन्च करने जा रही है। ये फोन क्यों बेहद खास है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल आईफोन SE सीरीज उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है जो कम बजट में किफायती आईफोन खरीदना चाहते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन SE 4 इसी हफ्ते 11 फरवरी यानी कि कल लॉन्च हो सकता है। कंपनी इस फोन को लॉन्च करने के लिए कोई बड़ा इवेंट नहीं रख रही है, बल्कि इसे सीधे अपनी वेबसाइट पर ही लॉन्च कर सकती है। डिस्प्ले की बात अगर करें तो आईफोन SE 4 में सबसे बड़ा बदलाव इसका बड़ा 6.1 इंच OLED डिस्प्ले होगा, जो कि पिछले SE मॉडल के 4.7 इंच LCD डिस्प्ले के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। नए आईफोन SE में इस बार 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने के आसार हैं, जो कि इसके पुराने मॉडल के 12 मेगापिक्सल के कैमरे से काफी बेहतर होगा। इसके अलावा आईफोन SE 2022 में 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, लेकिन इस बार नए SE मॉडल में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। आईफोन SE 4 में लेटेस्ट A18 चिपसेट होने की खबरें हैं, जो कि 8 GB रैम के साथ आ सकता है, जो आईफोन 16 और 16 प्लस में भी इस्तेमाल किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये फोन एप्पल इंटेलिजेंस यानी कि AI पावर्ड फीचर्स को भी सपोर्ट कर सकता है। आईफोन SE 4 को अमेरिका में $499 यानी कि लगभग 42,700 रुपए की कीमत पर पेश किया जा सकता है। लेकिन भारत में हर बार की तरह एप्पल की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखते हुए इसकी कीमत 50,000 के आसपास हो सकती है। फोन में 3,237 mAh की बैटरी और 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कंपनी आईफोन SE 4 को आईफोन 16e के नाम से भी लॉन्च कर सकती है। फिलहाल इन सभी अटकलों पर जल्द विराम लगने वाला है। एप्पल के इस नए बजट फ्रेंडली आईफोन को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। माई बीइंग अ एंड्रॉयड यूजर, अगर ऐसा कुछ सीरीज लॉन्च हो रही है तो आई वुड लव टू बाय, बिकॉज मैं यूज काफी टाइम से करना चाह रही हूँ, बट प्राइसिंग इशू आता है। फॉर श्योर अगर आईफोन को ऐसा इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि एक अपर क्लास के पास आईफोन होता है, तो फॉर श्योर इट्स अफोर्डेबल प्राइस पे लोग अगर आईफोन के फीचर्स एंजॉय कर पाएंगे, देन फॉर श्योर इट्स अ ग्रेट चॉइस। आजकल मेनली तो AI पे भी सब डिपेंड ही रहते हैं, और आईफोन के नॉर्मली तो फीचर्स के ही लिए सब स्विच करते हैं एंड्रॉयड टू iOS, तो बढ़िया है ये तो, क्योंकि अगर वही फीचर्स जो हैं वो सस्ते में मिल रहे हैं तो और भी अच्छा ही है। ये बेस्ट है क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मली 15 या 14 यूज़ करते हैं, सबके लिए नहीं, सब एबल नहीं है परचेज करने के लिए, तो उनको भी ऐसा लॉन्च करना चाहिए कि जैसे जो हमसे थोड़ा सा नीचे हैं वो लोग भी यूज़ कर सकें, मतलब उन लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा, सारे फीचर्स भी अच्छे रहेंगे, तो बहुत सही रहेगा ये। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया की, जिसकी शुरुआत आज से बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो चुका है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस एयर शो के पहले दिन जहां हिंदुस्तानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने बारी बारी से अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, वहीं पहली बार अमेरिका और रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स ने भी भारतीय आसमान में अपना दमखम दिखाया।
बेंगलुरु के आसमान में गरजते एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स। ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु के येलहंका में चल रहे 15वें एरो इंडिया शो की, जहां पहले ही दिन हिंदुस्तानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर ने बारी बारी से अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, जिसे देख हर कोई रोमांच से भर उठा। एयर शो की शुरुआत 3 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने की। तिरंगे के साथ सेना के ध्वज लहराते हुए इन हेलीकॉप्टरों ने दर्शकों में जोश भर दिया। इसके बाद एक एक करके वायुसेना के लड़ाकों ने आसमान में अद्भुत करतब दिखाए। चाहे सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हो या सुखोई फाइटर जेट हो या फिर इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A के आसमान में हैरत अंगेज करतब, जिसने भी एक्शन से भरपूर इन तस्वीरों को देखा उसने तालियां बजाकर इन वायुवीरों की हौसला अफजाई की। बेंगलुरु में एरो इंडिया के दौरान आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत की वायुसेना का दमखम, उनका शौर्य, उनका कौशल और उनकी निडरता दिखाई दे रही है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम यहां पर करतब दिखा रही है। ये 9 जहाज एक साथ पूरी अलग अलग फॉर्मेशंस के साथ दिखा रहे हैं कि कितना अनुशासन हवा में भी इन्होंने साध रखा है, क्योंकि जो शेप इन्होंने बनाया है उसे आप देखिए लगातार हवा में इसी तरह से ये इतनी ही दूरी पर नजर आएंगे। और सूर्य किरण टीम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये टीम कई देशों में अलग अलग एयर शोज करती है। देश के साथ साथ दुनिया में इनके तमाम पसंद करने वाले लोग हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ एरो इंडिया में शामिल होने आए हैं। इन फाइटर जेट्स के अलावा मेक इन इंडिया के तहत देश में बनी हेलीकॉप्टर LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने भी एरो इंडिया के पहले दिन के शो में अपने हवाई करतबों से लोगों की खूब तालियां बटोरी। एरो इंडिया के इस एडिशन में 5वीं पीढ़ी के जिन 2 लड़ाकू विमानों पर सबकी नजर रही वो है अमेरिका का F-35 और दूसरा रूस का Su-57। इन दोनों ही फाइटर जेट्स ने बेंगलुरु के आसमान में बारी बारी से अपना दमखम दिखाया। इस एरो इंडिया शो में एक रक्षा प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें मेड इन इंडिया हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। ये एरो इंडिया शो 14 फरवरी तक चलेगा। इस एयर शो में भारत के साथ साथ दूसरे देशों से भी कई एग्जीबिटर हिस्सा ले रहे हैं। बेंगलुरु में 4 दिनों तक चलने वाले इस एयर शो में पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हवाई ताकत की मिसाल देखेगी। 15वें संस्करण में 900 से ज्यादा एडिशंस जो हैं, जो 900 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 150 से ज्यादा देशों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त जब उद्घाटन समारोह के बाद एरो इंडिया में करतब दिखा रहे हैं ये अलग अलग विमान, तो हर कोई टकटकी लगाकर इनकी तरफ आसमान में देख रहा है। और अगले 4 दिन लगातार एरो इंडिया इसी तरह से चलता रहेगा। और पहली बार रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 भी यहाँ भारतीय विमानों के साथ हवा में अपना करतब दिखाएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ शिवानी शर्मा, GNT के लिए बेंगलुरु से। ट्रंप के गाजा वाले बयान पर भड़के तुर्की के राष्ट्रपति। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस दौरे पर हैं। विदेशी दौरे के पहले पड़ाव में पीएम मंगलवार तक फ्रांस में मौजूद रहेंगे, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। इसके बाद 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, जहां पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे को दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन अवसर बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। खबर है कि ट्रंप के नए टैरिफ सभी देशों पर लागू होंगे। इसके अलावा ट्रंप जल्द ही रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा भी करेंगे, जिसके तहत दूसरे देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जितना टैरिफ लगाते हैं, अमेरिका भी उनके प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। गाजा पर नियंत्रण और मालिकाना हक को लेकर अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को खरीदने की बात कही है, जिस पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, गाजा पर राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव चर्चा के लायक भी नहीं है।
बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल के बीच अब तक 1308 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आश्वासन दिया है कि शांति भंग करने वाले सभी उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 11 फरवरी को राष्ट्रव्यापी रैली का ऐलान किया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।